ओके जी, तो ये डिज़ाइन आपके सामने है और इसके कोड को डिस्कस करना है। और ये केस स्टडी हमने डिटेल से देखी थी, इसको हम लेके चले थे विद एनालिसिस। और उसके बाद इसका हमने डिज़ाइन किया, तो मतलब एनालिसिस से स्टार्ट हुए थे, यूज़ केसेस और एक्टिविटीज़, और फाइनल हम एंड इस डिज़ाइन पे हुए थे। और इसके साथ अगर मैं वो वीक ओपन कर दूँ तो आपको एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस भी बताए थे। उसमें थे आई थिंक वीक 8 था, डोंट नो, देख लेते हैं। हाँ, वीक 8 था, जिसमें आप देखें ये आपके पास रिक्वायरमेंट्स, उसका हम स्टार्ट से लेके चले थे और एंड हमने किया था इस तरह से डिज़ाइन पे। ठीक है, और ये एट्रीब्यूट्स और उसकी वो चीज़ें भी आपको इसमें बताई थी। ठीक है, तो ये आपके पास वो फाइनल डिज़ाइन था। अब इसी का हमें अगर कोड करना हो तो उसको हम कोड कैसे करेंगे। तो यहाँ तक देखिए, अगर यहाँ तक आप पहुँच जाते हैं तो इट्स मीन कि आपने कोडिंग से रिलेटेड हाफ से बल्कि 60-70% काम आपने कोड में भी कर लिया, क्योंकि इसके बाद मज़ीद आपको स्ट्रक्चर के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पे क्लासेस के बीच में जितना भी जो भी स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है। और प्लस इसमें आपके पास अगर क्लासेस के अंदर एट्रीब्यूट्स और फंक्शंस भी आ गए, ठीक है, तो आप समझे सारा काम हो गया। बस एडिशनल काम ही होता है कि आपको फंक्शंस के अंदर फिर वो लॉजिक लिखनी होती है। तो आपके पास जो जो आप वो एडिटर यूज़ कर रहे हो ना यूएमएल के लिए, विजुअल पैराडाइम, और उससे और भी वो है, उसमें आपके पास ये ऑप्शन है कि आप अपने डिज़ाइन को कोड में कन्वर्ट कर लो। ज़रा इसको एक बार देख लेना। आपके पास लेट्स से अभी जो मैं 3 दूंगा तो आप विजुअल पैराडाइम में बनाओगे ना, तो उसमें आप जब ये क्लास डायग्राम बनाओगे और उसमें आपके पास बहुत सी क्लासेस होंगी, कहीं पे कंपोजिशन यूज़ हो रही होगी, कहीं पे इनहेरिटेंस यूज़ हो रही होगी, और फंक्शंस और एट्रीब्यूट्स। तो वहाँ पे ऑप्शन है कि आप इसको C++ या जावा की कोड में इस क्लास डायग्राम को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो ये आपने ज़रा करके अपने वैसी लर्निंग के लिए देख लें तो आपके पास कोड आ जाएगा। वो कोड ऐसा नहीं होगा कि उसमें आपके पास लॉजिक भी होगी, वो कोड ऐसा होगा कि आपके पास क्लासेस, जितनी क्लासेस हैं उनके दरमियान जितना स्ट्रक्चर है, कंपोजिशन, ये सारी चीज़ें जो जो आपने डिफाइन की होंगी वो चीज़ें आपको मिल जाएंगी। आपको उस कोड में एक्स्ट्रा काम बस ये करना होगा कि फंक्शंस आपको वो करने होंगे। तो ये क्लास डायग्राम इसीलिए बनाते हैं, या किसी टूल में इसीलिए बनाते हैं ताकि उससे आप कोड क्या है जनरेट कर सको। ठीक है, तो आप जैसे ये तो अभी अगर इस तरह से मैं आपको दिखाऊं, ये इसको अगर देखें तो इसमें आपको क्लासेस के अंदर आपको एसोसिएशन नज़र नहीं आ रही। आप एज्यूम करें कि इसके अंदर वो कंपोजिशन, इनहेरिटेंस, वो चीज़ें भी है, प्लस एट्रीब्यूट्स भी है, फंक्शंस भी है। तो इससे आप कोड जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब आपका वो जो टाइम आपने यहाँ स्पेंड किया वो आपके पास कोड में बच जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग अपने एंड पे खुद ही से ज़रा सा देख लेना। ठीक है, बहुत सिंपल, एक क्लिक पे आपके पास वो कोड जनरेट होता है। अच्छा, वापस आते हैं जी, इस कोड पे जाते हैं। ठीक है, पेपर को भी साथ साथ, क्योंकि पेपर में इस तरह से एक क्वेश्चन था, उसको भी ज़रा साथ साथ देख लेते हैं। पेपर में जो आपको मैंने केस स्टडी दी थी, ठीक है, तो उसमें सबसे पहली गलती जो तकरीबन अभी तक जितने पेपर चेक किए उसमें जो मुझे नज़र आई कि आपने किसी ने भी ये जो मेन क्लास है वो उसका कहीं पे जिक्र नहीं किया। आपका लेट्स से आपका जो ये जो इसका कोड देखेंगे तो यहाँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कहाँ से ये क्लास, ये कहाँ से ये पहला ऑब्जेक्ट बनेगा, कहाँ से ये सारा प्रोसेस इनिशिएट होगा। यहाँ पे क्या है, एटीएम है। ठीक है, तो वहाँ पे आपके पास आपने सबसे पहला काम ये करना था कि हाँ, तो ये जो कार रेंटल सिस्टम, ये आपने सबसे पहले क्लास बनानी थी कि ये वो क्लास है जहाँ से आपका प्रोसेस या आपका जो कोड है वो स्टार्ट होगा। और उसके बाद आपने इसके साथ जो बाकी की जो क्लासेस थी उसको एसोसिएट करना था, जो भी करना था। अच्छा, दूसरी चीज़ मैंने दूसरी चीज़ ये नोटिस की जितने अभी तक पेपर्स देखे, मतलब बिना सोचे समझे बस हर क्लास को दूसरी क्लास के साथ आपने कंपोजिशन के थ्रू ही लिंक किया है। ठीक है, हर क्लास को इरसा मुस्कुरा रही है, मेरे ख्याल से इन्होंने भी ऐसा ही किया है। ठीक है, तो आपने ये नहीं देखा कि यहाँ पे कंपोजिशन कोई सेंस बना रहा है कि नहीं।
ठीक है, हर लिंक को आपने कंपोजिशन के साथ वो किया है, ठीक है। अच्छा, एक एक ये चीज़ आप देख लें, और मैं ये एक क्वेश्चन था लेकिन वो बहुत कंफ्यूजिंग था, हमें समझ नहीं आ रही थी कि उसकी लॉजिक क्या देना। वो भी अभी बताता हूँ, वो उसका इनहेरिटेंस वाला, ठीक है। वो क्वेश्चन आपको इसलिए दिया है कि अब आपके बाद जब आप कुछ भी डिफरेंट चीज़ें पढ़ें तो आप सोचें उस पर, उसको उसको रिलेट करने की कोशिश किया करें, कंपैरिजन किया करें कि एक काम, ये तो मैंने आपको बताया ना कि इनहेरिटेंस से जो काम हो सकता है वो कंपोजिशन से भी हो सकता है, दोनों से सेम काम हो सकता है। तो फिर डिफरेंस क्या है, कहाँ पे हमें किसके एडवांटेज मिल सकते हैं। फिर मैं अभी क्लास के एंड में आपको बताता हूँ कि क्या चीज़, कंपोजिशन के ऑब्जेक्ट नहीं बनते, कंपोजिशन के ऑब्जेक्ट नहीं बनते। वो इनहेरिटेंस में तो ठीक है, वो इनहेरिटेंस में ये कहा था कि बेस क्लास का ऑब्जेक्ट हम नहीं बनाते नॉर्मली, हम डिराइव क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, वो तो ठीक होगी। लेकिन मेरा मकसद ये है कि वो काम जो इनहेरिटेंस से किया वो कंपोजिशन से भी तो कर सकते हैं, तो फ़ायदा क्या होगा उससे, वो मैं आपको इस क्लास के एंड में बताता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, कोड्स का देख लेते हैं, और ताकि आपको दोबारा से ये चीज़ें, जैसे मैंने कहा था कि केस स्टडी जो ये है इसका कोड आपको दिखाएंगे, तो ये दोबारा से आप ज़रा इसको देख लें। तो देखिए, हम क्लास स्टार्ट करेंगे एटीएम की क्लास से, और आपको जैसे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एटीएम क्लास इज़ कंपोज्ड ऑफ दीज 1 2 3 4 क्लासेस, डिपॉजिट स्लॉट, कीपैड, कैश डिस्पेंसर एंड स्क्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे भी अगर आप कोड देखें, यहाँ पर ये आपके पास वो क्लास है जिसमें सारी लॉजिक लिखी हुई है, ठीक है। ये मेन क्लास है। यहाँ पे देखिए सिर्फ सिंपली दो 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 काम हो रहे हैं। यहाँ पे पहले एटीएम का क्या हो रहा है, कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, और उसके बाद में एक रन के फंक्शन को क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप देखिए दो काम हो रहे हैं, एक कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है और एक ये रन वाला फंक्शन। तो एटीएम क्लास में हम जाते हैं और वहाँ पे हम देखते हैं कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है तो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले आपको चूँकि कंपोजिशन यूज़ हुई है, एटीएम इज़ कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट अदर क्लासेस, तो यहाँ पे आप देखें कुछ आपको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स नज़र आएंगे और कुछ आपको कहीं पे आपको कंपोजिशन नज़र आएगी। तो ये जो पहली दो है बुलियन और इंट, तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास दो प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हैं। पहला वेरिएबल है यूज़र अथेंटिकेटेड, तो यूज़र अथेंटिकेटेड वो वेरिएबल है जिसमें हम कोई बुलियन वैल्यू ट्रू या फॉल्स को सेव करेंगे। अगर यूज़र अथेंटिक हो गया तो उसके बाद ये वैल्यू, इनिशियली वैल्यू फॉल्स होगी और उसके बाद ये वैल्यू ट्रू हो जाएगी। दूसरा वेरिएबल है इंट, जो आपको नज़र आ रहा है जिसमें आपको करंट अकाउंट नंबर, यूज़र से हम लेट्स से कोई अकाउंट नंबर उससे मांगते हैं। अच्छा, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे आपको कंपोजिशन नज़र आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या नज़र आ रही है, कंपोजिशन, कि एटीएम की क्लास है डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ स्क्रीन, कीपैड, कैश डिस्पेंसर, डिपॉजिट स्लॉट एंड बैंक डेटाबेसेस। इन 5 क्लासेस से कंपोज होकर बनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कंपोजिशन के लिए, आपको पता है कि आपके पास जो डेटा टाइप होगी वो प्रिमिटिव नहीं होगी, वहाँ पे आपको एक क्लास का नाम नज़र आएगा। तो देखिए आपके पास यहाँ पे ऊपर सारी क्लासेस बनी हुई है, अकाउंट, बैंक डेटाबेस और इसी तरह डिपॉजिट, स्क्रीन और भी क्लासेस हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ नज़र आ रही है, यहाँ इसको देख के आपको एटलीस्ट ये समझ आ रही है कि भाई हाँ, यहाँ पर हमारे पास कंपोजिशन यूज़ हुआ है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे देखें, ये आपको कुछ और वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, सॉरी कांस्टेंट, पब्लिक स्टैटिक फाइनल का आपको बताया था कि जावा के अंदर आपको किसी चीज़ को स्टैटिक डिक्लेयर करना, कांस्टेंट डिक्लेयर करना हो तो हम उसके लिए लिखते हैं स्टैटिक फाइनल, ठीक है। तो ये इसको कांस्टेंट इसलिए रख लिया है कि भाई ये हमें एक ही बार जब भी चाहिए तो इसकी वैल्यू को हमने चेंज नहीं करना। लेट से यूज़र से हम इनपुट लेते हैं कि आप इन 4 में से या इन 3 में से कोई एक ऑप्शन को क्या करो, सेलेक्ट करो, ठीक है। तो बैलेंस इंक्वायरी, विदड्रॉ, डिपॉजिट और एग्ज़िट, इसका यूज़ अभी आपको आगे चल के बताता हूँ। अच्छा, जब ये लाइन ऑफ कोड जो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा और ये वाला काम, ये पीस ऑफ कोड आपके पास चलेगा। इस पीस ऑफ कोड में हम कुछ नहीं कर रहे, सिंपली जैसे हम
एक नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल कंस्ट्रक्टर कॉल करते हैं, आपके पास जितने भी उस डेटा मेंबर्स हैं उसके लिए इनिशियलाइजेशन हो रही है। तो यहाँ पर भी आप देखें तो हम इनिशियलाइजेशन ही कर रहे हैं, ठीक है। आप यहाँ पर देखें, सबसे पहले यूज़र ऑथेंटिकेटेड इज इक्वल टू फॉल्स। इसको फॉल्स इसलिए सेट किया कि फर्स्ट टाइम जो यूज़र का इंटरेक्शन होगा सिस्टम के साथ, तो यूज़र जो है वो एक ऑथेंटिक यूज़र नहीं है, ठीक है। तो ये वैल्यू फॉल्स सेट है। जब यूज़र ऑथेंटिकेट हो जाएगा उसके बाद इस फॉल्स वाली वैल्यू को हम क्या सेट कर देंगे, ट्रू सेट कर देंगे। अच्छा, करंट अकाउंट नंबर, तो करंट अकाउंट नंबर को हम यहाँ पर इनिशियली इसकी वैल्यू 0 कर दी और इसके बाद इसकी कोई वैल्यू आ जाएगी जो यूज़र ने जो भी हमें नंबर दिया। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये जो 1 2 3 4 5 लाइन्स है, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इसमें चूंकि कंपोजिशन यूज़ की है और ये बेसिकली ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमने इन ऑब्जेक्ट्स को क्या किया, इनिशियलाइज किया। इनिशियलाइज क्यों किया, ताकि इस क्लास के अंदर, ये जो आपकी ATM क्लास के अंदर है, चूँकि ये कंपोज है किससे, बाकी क्लासेस से, तो इसका मतलब ये है कि हम बाकी क्लासेस के अंदर जो फंक्शंस हैं हम उनको यूज़ कर सकते हैं। तो वो तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारे पास उनके ऑब्जेक्ट्स हो। तो कंपोजिशन में यही है ना कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट है एक क्लास का, वो दूसरी क्लास के ऑब्जेक्ट, दूसरी क्लास के फंक्शंस को वो यूज़ कर सकता है। तो यहाँ पर हमने देखें, स्क्रीन एक ऑब्जेक्ट है, कीपैड एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इस क्लास का डेटा मेंबर है, लेकिन ये प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं है, प्रिमिटिव डेटा मेंबर नहीं है, ये एक क्लास को रेफ़र कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट को रेफ़र कर रहा है, ठीक है। तो अब होगा क्या, ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट होने के बाद ये होगा कि मैं दूसरी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करके उनके फंक्शंस को कॉल कर सकता हूँ। लेट्स से स्क्रीन डॉट कोई फंक्शन नेम लिखूंगा तो स्क्रीन क्लास का फंक्शन कॉल हो जाएगा, कीपैड डॉट किसी फंक्शन को कॉल करूँगा तो वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछे, यहाँ से यहाँ तक किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो वो लोग पूछ लें। क्लियर है? अच्छा जी, यहाँ पर आते हैं ATM केस स्टडी पे। अब यहाँ पर जो ये लाइन आपको नज़र आ रही है ATM डॉट रन, ठीक है। अब ये एक फंक्शन कॉल हो रहा है रन का और उसके अंदर सारी लॉजिक लिखी हुई है, ठीक है। तो आप भी जब पेपर में लेट से कोई भी आप लेट से कोड करो या क्लास बनाओ, तो सबसे पहले आप मेन क्लास बनाया करो ताकि देखने वाले को भी ये पता चले, या फंक्शंस आपके ऐसे हों कि पता चले कि भाई आपकी जो क्लास डायग्राम है इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। लेट्स से अगर इस डायग्राम को देखें तो इस डायग्राम को देखकर हमें अगर नाम को देखा जाए तो ATM के नाम से पता चला, लेकिन फिर भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे मुझे पता चले कि भाई इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो आपके केस में भी आप जब लेट से कोड करो तो आपके पास जो मेन क्लास होगी वो आप ऊपर लिख लिया करो कि भाई ये क्लास है, ये मेन क्लास, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दिया करो ये मेन क्लास है, ताकि पता चले कि आपकी क्लास या आप जो फंक्शनलिटी अचीव करें वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है। तो वो आपके पास यहाँ पर मेन क्लास होगी। तो अच्छा जी, मैं यहाँ पर अब आता हूँ इस रन के फंक्शन पर, और अब आप देखें रन के फंक्शन यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक इसमें जो लॉजिक लिखी है उसको भी हम समझते हैं और फिर हम देखते हैं कि ये काम कैसे हो रहा है। अच्छा, कोड तो काफ़ी ज़्यादा है, मैं आपको काफ़ी 60-70% ये कोड समझा दूंगा, ठीक है। और जो अगर कुछ रह जाए तो फिर वो आप ज़रा सा ख़ुद देख लेना, ठीक है। एक दो क्लासेस में आपके लिए जस्ट उसको मैं छोड़ूंगा, बाकी आप इंशाल्लाह अभी कर लेंगे। अच्छा, तो इस डिज़ाइन को देखते हैं। अभी तक हमने क्या किया, अभी तक आप ये देखें कि हमने जो ATM क्लास है उसके अंदर एक कंस्ट्रक्टर बनाया और उसके अंदर एक फंक्शन है रन का, वो दो फंक्शन बनाया, उस रन के अंदर सारी लॉजिक लिखी है। और जब कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ तो कंस्ट्रक्टर ने क्या किया, कंस्ट्रक्टर ने ये क्लास जो आपकी ATM है, ये जिस क्लासेस से कंपोज होकर बनी है उसका स्ट्रक्चर रेडी किया, डेटा मेंबर्स में उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए और उसको इनिशियलाइज किया। अभी तक जस्ट हमने ये काम किया, ठीक है। अच्छा जी, जब ये आपके पास रन का फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर देखिए आपको एक और लूप नज़र आ रहा है, वाइल ट्रू, दो लूप नज़र आ रहे हैं, वाइल ट्रू और वाइल यूज़र नॉट यूज़र ऑथेंटिकेटेड। इस पे भी आते हैं।
पहले तो मुझे बताएं ये वाइल ट्रू का क्या मतलब है? infinite loop, while हाँ, while इनफाइनाइट लूप, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये लूप चलता रहेगा। अच्छा, देखिए ऐसा है, क्यों चलता रहेगा? जो हमारे सिस्टम के साथ फर्स्ट इंटरेक्शन है, वो इंटरेक्शन ये है कि यूज़र, मतलब ऐसा पीस ऑफ कोड जो हम चाहते हैं हर वक्त चले, तो वो ये है कि आपके पास जब भी एटीएम पे कोई यूज़र जाएगा तो उसको स्क्रीन पर एक मैसेज डिस्प्ले होगा। क्या मैसेज डिस्प्ले होगा? लेट्स से वेलकम टू एटीएम मशीन, ये इस तरह से कोई मैसेज डिस्प्ले होगा जो हर वक्त होगा। और दूसरा, उस यूज़र को कोई भी एक्शन करने से पहले क्या करना होगा? उसको कोई भी एक्शन करने से पहले ये करना होगा कि उसको अपनी ऑथेंटिकेशन शो करनी होगी। मीन्स वो कोई यूज़र नेम, कोई पासवर्ड कुछ भी देगा, ठीक है, तो ये प्रोसेस हर वक्त होगा। तो इसलिए इसको इस लूप के अंदर रखा कि इसको हर वक्त चलना है। अच्छा, ये तो आपको समझ आ गई। अच्छा, ये दूसरा लूप है, इसके अंदर एक और लूप लगाया, वाइल यूज़र ऑथेंटिकेटेड, वाइल नॉट यूज़र ऑथेंटिकेटेड। इसका क्या मतलब है? देखें, यूज़र ऑथेंटिकेटेड की वैल्यू क्या है? ऊपर जो सेट की थी, फॉल्स, ठीक है। फॉल्स से जब नॉट लगा दिया तो इसका क्या मतलब? नॉट फॉर ट्रू। तो जब ये लूप लेट से उस वक्त तक चलता रहेगा, ठीक है, मतलब ये लूप उस वक्त स्टॉप होगा जब उसकी वैल्यू लेट से ट्रू हो जाए, ठीक है। जब तक उसकी वैल्यू ट्रू नहीं होती तो ये लूप के अंदर ये दो कमांड्स हैं, दो स्टेटमेंट्स हैं, ये चलती रहेंगी। पहली स्टेटमेंट क्या है? पहली स्टेटमेंट तो सिंपल है, जिसमें एक हम वेलकम मैसेज डिस्प्ले करा रहे हैं, यहाँ पर देखें। और दूसरे में हम क्या कर रहे हैं? देखिए, दूसरे में हम एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं। कौन सा? ऑथेंटिकेट यूज़र। ये फंक्शन क्या करेगा? ये फंक्शन ये करेगा कि एक लेट से एक फंक्शन कॉल होगा और वहाँ पे मैंने कोई लेट से कोई लॉजिक लिखी होगी जिसमें ये होगा कि यूज़र से उसका अकाउंट नंबर, उसका पिन मांगा जाएगा, वो कहीं से मैच करेंगे हम, ठीक है, एक क्लास बनाएंगे डेटाबेस की, उसमें वहाँ से जब मैच हो जाएगा तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? यूज़र जो है, इसकी वैल्यू जो पहले फॉल्स थी अब वो आपके पास ट्रू हो जाएगी। तो इसको ज़रा हम देख लेते हैं कि ये फंक्शन आपके पास काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ से हम डायरेक्ट जंप करते हैं। इसको आप नोट करेंगे, देखें यहाँ से हम इसी सीक्वेंस में चल रहे हैं। ये फंक्शन कॉल होगा, इसकी कोडिंग देखते हैं कि इसके अंदर क्या लिखा है, और वापस फिर यहीं पे आएंगे और इसके बाद आगे चलेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर ज़रा ये देखेंगे कि देखें, जब ये लूप आपके पास मतलब इस लूप की बॉडी से हम बाहर निकलेंगे और उसके बाद फिर आपके पास ये जो अगली लाइन पे कोर फंक्शन लिखा हुआ है, परफॉर्म ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो आप देखें, इस लूप की बॉडी से हम बाहर कब निकलेंगे? जब उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी। जब उसकी वैल्यू ट्रू हो जाएगी, तो जब उसकी वैल्यू ट्रू होगी तभी उसी के बाद ये जो है परफॉर्म ट्रांजैक्शंस, यूज़र जो है वो ट्रांजैक्शंस कर सकेगा। तो पहले हम इस ऑथेंटिकेट यूज़र के इसकी फंक्शन की डिटेल्स को देखते हैं और फिर हम ये परफॉर्म ट्रांजैक्शंस के फंक्शन को डिटेल से देखते हैं। अच्छा, जब वो ट्रांजैक्शंस कर लेगा उसके बाद देखें ये वैल्यूज़ कुछ हैं दोबारा से रीसेट कर दी। यूज़र ऑथेंटिकेटेड को दोबारा फॉल्स कर दिया और ये जो करंट अकाउंट नंबर इसको दोबारा ज़ीरो कर दिया। ये क्यों किया? लेट्स से इसके बाद लेट्स से कोई दूसरा यूज़र आता है, ठीक है, तो ये वैल्यू जो है आपके पास दोबारा से फॉल्स होगी, दोबारा से नया यूज़र लॉगिन होगा और जो चीज़ें भी उसके लिए, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पे आते हैं ऑथेंटिकेट यूज़र की तरफ। इसको यहाँ से लेके यहाँ तक ये फंक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखिए हम दो काम कर रहे हैं। यूज़र से हम कह रहे हैं कि आप अकाउंट नंबर इंटर करो, ठीक है, प्लीज़ इंटर योर अकाउंट नंबर। और यहाँ पर अकाउंट नंबर यहाँ पे जा रहा है इस वेरिएबल में और पिन वो यहाँ पर जा रही है। अच्छा, यहाँ पर अब एक चीज़ देखें, चूँकि हमारा डिज़ाइन ऐसा है जिसमें हमने ये कहा था कि ATM की जो क्लास है डेट इज़ कंपोज्ड ऑफ कीपैड क्लास एंड स्क्रीन क्लास। इट्स मीन कि जो ATM की क्लास है ये कीपैड की क्लास के कोई फंक्शन को यूज़ करेगा, ठीक है, और या ये कैश डिस्पेंसर के अंदर कोई फंक्शन है उसको यूज़ करेगा। तो अब ये यहाँ पे एग्जैक्टली इसको मैप करने के लिए ये किया गया है कि यहाँ पे अगर आप देखें ये इस लाइन को जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इस लाइन में क्या हो रहा है ज़रा ये देखें, स्क्रीन डॉट डिस्प्ले मैसेज। इसका क्या मतलब है? स्क्रीन डॉट डिस्प्ले मैसेज, इसका क्या मतलब है?
स्क्रीन ऑब्जेक्ट हो गया। स्क्रीन उस ऑब्जेक्ट से हम क्या कर रहे हैं, चूंकि ये क्लास कंपोज है स्क्रीन क्लास से, तो उस क्लास के डिस्प्ले मैसेज को कॉल कर रहे हैं और उसके वो एक स्ट्रिंग पास कर रहे हैं, प्लीज़ इंटर यूर वो, ठीक है। अच्छा, स्क्रीन क्लास को मैं ज़रा जाता हूँ, कोई ऐसा ख़ास काम इसमें नहीं है जैसे उसमें वहाँ पे सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन वहाँ पे यूज़ किया होगा। मैं स्क्रीन क्लास यहाँ पर आप देखें, स्क्रीन क्लास के अंदर सिंपल देखें, एक ये फंक्शन है, एक ये फंक्शन है, ठीक है, और एक तीसरा भी, ये दो फंक्शन अभी देखें। तो मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये फंक्शन सिंपल एक स्ट्रिंग जो है वो इसको पास की जा रही है और ये उसी स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, यहाँ पर प्रिंट कर रहा है। ये तो काम उधर भी हो सकता था ना, यहाँ पे अलग से करने का, यहाँ पे बताने का मकसद ये देखें, हम मॉड्यूलरिटी की तरफ जा रहे हैं। हम कह रहे हैं कि हर क्लास की अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमने यहाँ पे कीपैड की, स्क्रीन की क्लास को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी कि आप क्या करो, आप स्क्रीन पे मैसेज को डिस्प्ले करो, ये काम आपका है। इसी तरह कहीं पे हमें इनपुट लेना है, तो वो इनपुट जैसे यहाँ पे अगर आप कोड पे देखें, यहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं, यहाँ पर कीपैड डॉट गेट इनपुट। तो अब ये इनपुट लेने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने क्या कर दी, हमने कीपैड की क्लास को दे दी। अब देखें इससे फ़ायदा क्या हुआ, कोई बता सकता है? कीपैड ये, हाँ, इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखिए मॉड्यूलरिटी अचीव की ना, तो उससे हमें कुछ फ़ायदे होते हैं। देखिए फ़ायदा ये है कि लेट से मैं चाहता हूँ कि ये जो हम इनपुट ले रहे हैं कंसोल पे ले रहे हैं, और ये इनपुट हम लें अब GUI के थ्रू, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू। तो अब हमें क्या करना होगा, हम सिंपल जाएंगे इस कीपैड की क्लास पे, या इस फंक्शन को चेंज कर देंगे, या यहाँ पे एक नया फंक्शन बना देंगे, ठीक है। बस ये हम यहाँ पर करेंगे। होगा क्या, चेंज एक जगह पे किया हमने, चेंज हमने एक जगह पर किया। अब ये ATM क्लास में ये इनपुट का फंक्शन हमने बार बार यूज़ किया होगा, तो अगर ये हम यहाँ से जस्ट कॉल कर रहे हैं, तो अगर यहीं पे हमने स्कैनर की क्लास लिखी होती और यहीं पे हमने इनपुट लिया होता, तो जहाँ जहाँ हमें GUI बेस वो चाहिए था वहाँ पे हमें जाके चेंज करना पड़ता। अब हमें चेंज क्या है, चेंज हमें जस्ट यहाँ पर करना है, ठीक है। आप ऐसा एज्यूम करो कि ये इनपुट हमने 10 दफ़ा लिया है, इनपुट 10 दफ़ा, और हम चाह रहे हैं कि 10 दफ़ा इनपुट का कोड लिखा है, ये हम इसको चेंज करें। अब ये कंसोल से इनपुट ना ले, ये किससे ले, हमें इनपुट ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के थ्रू ले। तो आपको जस्ट एक चेंज करना होगा, यहाँ पर जाकर इस फंक्शन के अंदर, इस फाइल के अंदर आपको चेंज करना होगा। आप इसको GUI कर दोगे, वहाँ पे जहाँ जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ है वो चेंजेस ऑटोमेटिकली यहाँ पर हो जाएंगी। जावा की स्विंग लाइब्रेरी है, वो इंपोर्ट करना चाहिए थी, तो उसके आगे लिखा हुआ था कि दिस लाइब्रेरी इज नॉट एक्सेसिबल। जावा x.swing, जावा x.swing जे ऑप्शन पेन, हाँ, तो वो एक्सेसिबल नहीं था। वो एक्सेसिबल नहीं था। ये अब क्या कह सकते हैं, क्यों एक्सेसिबल नहीं था, आप दिखा दें मुझे तो देख लेंगे कि क्या किस वजह से एक्सेसिबल नहीं है, ठीक है। नॉर्मली क्या कह सकता हूँ किस वजह से एक्सेसिबल नहीं है, कोई और गलती की होगी, कुछ और। सर वो इंपोर्ट के ऊपर खाली उस एक सिंगल लाइन के ऊपर ही एरर आ रहा था, आगे मैं अच्छा, देख रही थी। तो ये आप दिखा दें, कब लैपटॉप लाएं तो आप दिखा दें, देख लेंगे कि क्या एरर है। अच्छा, ये बात आप समझ गए मॉड्यूलरिटी की कंसेप्ट पे, क्यों क्लासेस को सेपरेट किया है। तो आप सेपरेट करने, मतलब ये नहीं है कि अभी अगेन आपके पेपर पे बात आ जाएगी कि पेपर में आपने जो हर क्लास को सेपरेट किया है ना, उसमें मसला ये था कि देखें आपने कस्टमर की क्लास बना दी थी, विजिटर्स की भी क्लास बनाई है कुछ लोगों ने, सबकी बात नहीं कर रहा। तो अब देखिए कस्टमर और विजिटर्स में क्या फ़र्क है, रजिस्ट्रेशन का सर, क्या चीज़, रजिस्ट्रेशन का सर। तो विजिटर्स क्या कौन है? नहीं, ये था ना कि विजिटर आफ्टर रजिस्ट्रेशन वो कस्टमर बन जाए, तो एक ही बंदा काफ़ी है। सर मैंने तो उधर वो फ्लैग लगाया है उसके अंदर, किस चीज़ का क्लास बनाई है वो, अगर वो एक रजिस्टर्ड होगा, अगर रजिस्टर्ड ट्रू हो तो वो विजिटर होगा। और अच्छा, वो तो मुझे याद नहीं है, देखा नहीं, लेकिन वैसे ही बता रहा हूँ कि आप लोगों ने मतलब जो आपका जो डिज़ाइन मॉडल था ना, उसका कोई सेंस नहीं बन रहा था। एक तो हर जगह कंपोजिशन यूज़ की थी,
और मैंने लिखा भी कि वाई कंपोजिशन, मतलब अगर यूज़ किया तो जस्टिफाई करें, ठीक है। सिंपल एसोसिएशन से काम हो रहा था, लेकिन चले कंपोजिशन यूज़ किए, लेकिन हर जगह पे कंपोजिशन नहीं बनती थी ना, कि हर जगह पे कंपोजिशन, ठीक है। तो इसको ज़रा डिज़ाइन को देख लें, मैं आपके साथ ये शेयर भी कर दूंगा इसकी पिक्चर क्लासरूम में, तो आपको बता दूंगा कि कॉमन एक जो डिज़ाइन जो मुझे समझ आया कि इसका डिज़ाइन कैसा होना चाहिए, वो आपके पास इधर मैं भी क्लास के एंड में आपको बता भी देता हूँ, ठीक है, कि डिज़ाइन कैसा होना चाहिए था। और एक गलती तो सब ने की है कि स्टार्ट आपने कार रेंटल सिस्टम से नहीं की, मेन क्लास से आपने स्टार्ट नहीं किया, एक ये गलती की है, ठीक है। तो चीज़ों को थोड़ा सा ऐसा कर लेंगे। सिस्टम की जगह हमने रजिस्ट्रेशन का बनाया क्लास। अच्छा, तो ऊपर मेन क्लास लिख दिया करे, मेन क्लास लिख दिया करे। स्टार्ट वहाँ से हो रहा है ना, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट एक क्लास तरह से से हो रहा क्लास तो नहीं ना, वो एक फंक्शन नहीं होता। सर रजिस्ट्रेशन की क्लास थी है। वो डिपेंड्स ना फंक्शन में। रजिस्ट्रेशन एक फंक्शन हो सकता है ना, सारी फंक्शंस की क्लासेस भी तो बन सकती हैं। हर फंक्शन की क्लास नहीं, हर फंक्शन की क्लास। सर इससे अगर रजिस्ट्रेशन की हम क्लास बना रहे हैं तो फिर तो उस तरह हर फंक्शन के लिए एक बंदा फिर क्लास बना रहे हैं। देखिए रजिस्ट्रेशन में अगर आप फंक्शनैलिटी ज़्यादा रखेंगे आपने तो क्लास बन सकती है। देखिए वो आपकी बात ठीक है कि हर किसी का काम करने का तरीका डिफरेंट हो सकता है, डिफरेंट लॉजिक, लेकिन मैंने चेकिंग इस बेस पे नहीं की कि मतलब कि किसी ने एग्जैक्टली ऐसा ही डिज़ाइन किया है तो उसको मार्क्स मिलेंगे। मेरा मकसद ये था कि जो डिज़ाइन जिसने अपनी लॉजिक से किया उसका कुछ सेंस बनना चाहिए, थोड़ी बहुत assumption की थी ठीक है, लेकिन फिर भी उसका कुछ सेंस तो बनना चाहिए ना, थोड़ा बहुत वो ना, बहुत सी मैं आप जो पेपर दिखाऊंगा ना तो फिर उधर आप मेरे साथ वो कर सकते हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये मकसद है ये, ठीक है, तो फिर उसको देखेंगे। लेकिन अभी तक जितने मैंने पेपर चेक किए ना तो बहुत ही मतलब ठीक नहीं थे, ठीक है। 24-25 से अभी तक ऊपर कोई नहीं गया, और इवन की बात कर रहा हूँ जिनके सेशन 1 में हाईएस्ट मार्क्स थे, ठीक है, और बाकी 17, 18, 15 ये अभी तक 15-20 पेपर में ये जो अभी तक चल रहा है। टोटल 40 मार्क्स टोटल 40 थे मेरे ख्याल से, मतलब सेशन 1 के जितने आप लोगों ने अच्छे किए थे सेशन 2 में आप लोगों ने उतने अच्छे पेपर नहीं किए। 7 का पेपर भी याद नहीं मुझे चेक किया कि नहीं। पहले आसान में चेक सर किया। मुझे तो लगता था सेशन 1 से देखते हुए भी सर आसान क्या आया इसको? पता अगर नहीं, पेपर मिल गया आपको तो लेकिन नहीं सेशन 1 का पेपर ज़्यादा आप लोगों ने अच्छा किया था। तो मानते हैं। सर ये डिजाइन जरा ज्यादा हुआ था, इसमें ऑब्जेक्ट्स आइडेंटिफाई करना, वो सेक्स आइडेंटिफाई करना, वो मेन चैलेंज वो था। सर प्लस वो एक क्वेश्चन में हमने इसके बाद वो उसकी एक सिस्टम डायग्राम भी बनानी थी तो सीक्वेंस डायग्राम Yes, उसमें भी मैंने लिखा था कि आपकी सीक्वेंस डायग्राम, वो इसीलिए कहा था कि उसका जब मैं क्लास डायग्राम को देखूं तो उसका कुछ सेंस बने कि भाई ये मतलब बिल्कुल अलाइन नहीं थी। क्लास डायग्राम में फंक्शंस और बात कर रहे हो, सीक्वेंस डायग्राम में आप कुछ और बात कर रहे हो। सर मेरी अलाइनमेंट में गलती की है, मैंने सीक्वेंस पहले बनाई है, क्लास बाद में बनाई है। तो जो फंक्शंस के नाम थे ना वो क्लास में है, लेकिन सीक्वेंस में डिस्क्रिप्शन है। देखिए सीक्वेंस डायग्राम का मकसद समझेंगे। सीक्वेंस डायग्राम मकसद क्या है कि आपने जो 5, 6, 7 क्लासेस बना ली उसके अंदर आपने फंक्शंस बना लिए, तब आप एक यूज़ केस उठाओ कि लेट से यूज़ केस है विड्रॉ, तो आप बताओगे कि ये प्रोसेस किस क्लास से शुरू होगा, कि क्लास 1 का फंक्शन नंबर 1 कॉल करेगा क्लास 2 के फंक्शन नंबर 2 को, वहाँ से रिस्पांस आएगा और फिर उसके बाद कॉल होगी फंक्शन क्लास 3 के फंक्शन नंबर 2 को। तो सीक्वेंस डायग्राम का बेसिकली ये मकसद है। बट हुआ क्या है कि सीक्वेंस के अंदर मैं जब विड्रॉल नाम है फंक्शन का, मैं लिखा है विड्रॉल इज टेकिंग प्लेस, नाम मैं नहीं लिखा फंक्शन का, डिस्क्रिप्शन लिखी। चलिए ये तो जब मैं आपको पेपर लेट से दे दूंगा ना, अब आज का दिन तो सारा दिन गुजर गया, कल का दिन ही है, तो जितने चेक हो गए तो फिर मैं सेक्शन ए की शुरू की मैं आप लोगों की, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि मंडे को आपको दे दूँ, फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। और ये अभी क्लास के एंड में आपके साथ ये क्वेश्चन नंबर 3 जो आप कह रहे थे ना उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूँ, उसका ताल्लुक आज के इसके साथ भी है। क्या चीज़? क्लास अभी एंड करते हैं, बस थोड़ा सा काम रहता है, इसको आप देख लें। अच्छा कहाँ पर थे हम? कीपैड तक थे ना, हाँ यहाँ तक थे। अच्छा देखिए यहाँ तक हमने यूज़र से 2 वैल्यूज़ ले लिए, इंटर अकाउंट नंबर एंड उसका क्या कहते हैं पिन, ठीक है, ये 2 चीज़ें से ले ली। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इसको वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखें
बैंक डेटाबेस दैट ऑथेंटिकेट यूज़र, इससे आपको क्या क्या समझ आ रही है? अगेन एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट बैंक डेटाबेस के नाम से एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके थ्रू हम क्या कर रहे हैं, ऑथेंटिकेट यूज़र एक फंक्शन को कॉल कर रहे हैं जो कहाँ पर है, बैंक डेटाबेस की क्लास के अंदर। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर अभी चूँकि हमारे केस में अब एक्चुअली तो डेटाबेस है नहीं, तो एक क्लास को ही डेटाबेस की तरह बनाया है, तो उसको डेटाबेस की तरह से बनाया है कि आपके पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट्स की आप कह लो कि अरे बना ली है, ठीक है। और उसमें यहाँ पे कुछ नंबर्स वगैरह यहाँ पर लेट्स से पहला जो ये 0 इंडेक्स में है, तो ये आपके पास अकाउंट नंबर हो गया, दूसरा आपके पास पिन हो गया, या पहला पिन है दूसरा अकाउंट नंबर है, इस तरह से बस ये हो गया। अच्छा, यहाँ पर आपका ये फंक्शन कॉल हुआ ऑथेंटिकेट यूज़र, ठीक है। और यहाँ पे अब वो देखें वो इस एरे में से वो सारी चीज़ें चेक कर रहा है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सॉरी एक और चीज़, यहाँ पे इसके अंदर से एक और फंक्शन कॉल कर रहा है वैलिडेट पिन, और वो किस में है, वो आपके पास यूज़र अकाउंट का लेट्स से ऑब्जेक्ट है और वो वैलिडेट पिन का फंक्शन है, ठीक है। तो उसको देखते हैं, वो यहाँ पे अकाउंट क्लास में होगा, और यहाँ पर आपके पास ये आपके पास वैलिडेट पिन क्या रिटर्न कर रहा है, या ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो ये जब रिटर्न करेगा तो जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ, तब आप यहाँ पर देखें ज़रा, यहाँ पे जो ये वेरिएबल है यूज़र ऑथेंटिकेटेड, इसको या तो ट्रू मिलेगा या तो फॉल्स मिलेगा, ठीक है। तो जब इसको लेट से ट्रू मिल गया और उसके बाद ये वाला प्रोसेस हो गया, तो जहाँ से ये फंक्शन कॉल हुआ ये वापस वहाँ पे जाएगा। तो ये फंक्शन देखिए कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से, ठीक है, सॉरी यहाँ से ऑथेंटिकेट यूज़र, यहाँ से फंक्शन कॉल हुआ था ना। यूज़र ऑथेंटिकेट हो गया, ये वैल्यू आपके पास फॉल्स से ट्रू हो गई, इट्स मीन कि भाई ये आपके पास लूप अब क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। ये लूप स्टॉप हो जाएगा तो इसके बाद हम कहाँ पे जा रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं परफॉर्म ट्रांजैक्शंस। अब हम ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करेंगे। तो ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करने के लिए आप यहाँ पे देखिए, हम नीचे जाते हैं इस फंक्शन पे, और यहाँ पर हम अब फिर अगेन कुछ पीस ऑफ कोड है जो आपको थोड़ा सा समझाना है। अच्छा, यहाँ पे आप देखें एक चीज़ कि लास्ट टाइम आपको जो हम पॉलीमॉर्फिज्म या इनहेरिटेंस पढ़े थे, तो मैंने आपको एग्जांपल दी थी ट्रांजैक्शन बेस क्लास, और उसकी चाइल्ड क्लास थी विड्रॉ और डिपॉजिट और बैलेंस इंक्वायरी, इस तरह से। उस वक्त जो एग्जांपल देखी, जो चीज़ें मैंने आपको समझाई थी, वो सब प्रैक्टिकल नहीं बताया था, जस्ट वैसे ही थॉरली बता दिया था। वो अभी आपको मैंने कहा था कि जब ये केस स्टडी करेंगे तो उसमें हम देखेंगे। तो वो आपको मैंने ये बताया था कि देखें, आपके पास जब आप इनहेरिटेंस यूज़ करते हो, जो कि आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, अब यहाँ पे देखें ज़रा, ट्रांजैक्शन क्लास है, ट्रांजैक्शन क्लास की सब क्लासेस हैं जो इससे डिराइव हुई है, एक विड्रॉ है, एक डिपॉजिट है और एक बैलेंस इंक्वायरी। ये 3 क्लासेस आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा था कि जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, ठीक है, वो या तो विड्रॉ का होगा, डिपॉजिट का होगा, या बैलेंस इंक्वायरी का होगा, क्योंकि इन्हीं विड्रॉ क्लास के अंदर किसी फंक्शन को हमने एग्जीक्यूट करना होगा, या डिपॉजिट क्लास के अंदर किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करना होगा, या बैलेंस इंक्वायरी क्लास के अंदर, क्योंकि ट्रांजैक्शन इटसेल्फ कुछ नहीं है। ट्रांजैक्शन की आगे जो ये डिराइव क्लासेस में जो टाइप्स है ना, इन में से किसी एक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होकर उसके फंक्शन को एग्जीक्यूट होना है, क्योंकि ट्रांजैक्शन पेरेंट क्लास का कोई वो नहीं है। और हाँ, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, और उसके अंदर हर कोई अपनी अपनी इम्प्लीमेंटेशन देगा, ठीक है। अब ट्रांजैक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ हम इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमें इन तीनों में से किसी का ऑब्जेक्ट रिटर्न करे, ठीक है। ये बात मैंने की थी। अभी इसको ज़रा, इसका कोड को ज़रा आप देखें और इस बात को समझें, ठीक है। ये चीज़ अभी के लिए और आगे के लिए भी आपके लिए ज़रूरी है। देखें, यहाँ पर हम इस फंक्शन के अंदर आए और हम क्या कर रहे हैं, हमने यहाँ पर देखें इस लाइन को क्या किया, ट्रांजैक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ट्रांजैक्शन क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया किस नाम से, करंट ट्रांजैक्शन के नाम से, और इनिशियली उसको वैल्यू क्या दे दी, नल, ठीक है। तो अभी ये जो करंट ट्रांजैक्शन है ना, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अच्छा, यूज़र एग्जिटेड एक और वेरिएबल है, इसको फॉल्स ये रखा कि यूज़र जो चॉइस हमें देगा या तो 1 2 3 4 पे एग्जिट है, ठीक है। जब तक यूज़र एग्जिट लेट से नहीं करता तो ये वाला काम होगा। और अब यहाँ पर देखिए हो क्या रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ से यहाँ पे देखिए एक डिस्प्ले मेन्यू के फंक्शन को कॉल किया जा रहा है। डिस्प्ले मेन्यू का फंक्शन
को कॉल किया जा रहा है और उस पर क्या हो रहा है, उस पर ये हो रहा है। सिंपली स्क्रीन पे आपको ये सब कुछ नज़र आएगा कि प्लीज़ इंटर योर चॉइस और प्रेस 1 फॉर व्यू बैलेंस और दिस। यहाँ तक क्लियर है, सिंपल सी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ से आपके पास देखें, जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये फंक्शन हमें एक वैल्यू रिटर्न करेगा। वो वैल्यू क्या है? एक इंटीजर रिटर्न करेगा। इंटीजर में क्या रिटर्न करेगा? जो भी यूज़र ने इनपुट, जो भी यूज़र ने चॉइस सेलेक्ट की होगी 1 2 3 4, इनमें से कोई एक वैल्यू लेट से यूज़र हमें देगा। वापस आते हैं इस कोड पर और यहाँ पर आते हैं, कहाँ से कॉल हुआ था? यहाँ से ना। हाँ, अब ये मेन मेन्यू सिलेक्शन जो है, मेन मेन्यू सिलेक्शन, इसमें आपके पास क्या है? यूज़र की चॉइस। और यहाँ से इस चॉइस की बेस पे हमने क्या किया? यहाँ पे स्विच स्टेटमेंट लगाई और हम कह रहे हैं कि भाई ये जो चॉइस है यूज़र की, जो मेन मेन्यू सिलेक्शन 1 2 3 4 में से, इसमें से उसको क्या करो? स्विच करो। तो अब 3 केसेस है कि अगर केस बैलेंस इंक्वायरी, विदड्रॉ या डिपॉजिट में से कोई एक है, ठीक है, तो क्या करो? ये 2 काम करो। अभी इन 2 कामों में सारी लॉजिक है वो आपको समझाता हूँ, ठीक है। अगर चॉइस यूज़र की बैलेंस इंक्वायरी मीन्स उसने 1 2 या 3 सेलेक्ट किया, तो आपने ये 2 काम करने। क्या? करंट ट्रांजैक्शन इज इक्वल टू क्रिएट ट्रांजैक्शन एंड करंट ट्रांजैक्शन डॉट एग्जीक्यूट। ये बात क्लियर हो गई? अभी इसको डिटेल समझाता हूँ कि इसके अंदर क्या किया है। अच्छा, वैलिडेट कर रहा है ना कि कोई और नंबर ना डालो और ना एग्जिट कर दो। और नंबर जैसे हमने बोला ना, ऑप्शन 1 2 3 4 है, उसके अलावा कोई और डालेगा तो एग्जिट हो जाएगा। वो तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट में नज़र आ रहा है ना आपको, वो तो डिफ़ॉल्ट में नज़र आ रहा है, ठीक है। वो तो मतलब पता है सबको स्विच स्टेटमेंट का, उसमें तो कोई वो नहीं है। इन 2 स्टेटमेंट को मैं भी आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर क्या हुआ है। मुझे जस्ट 1 मिनट दे। अच्छा, 1 2 3 में से जो होगा तो ये 2 लाइन एग्जीक्यूट होंगी। अदरवाइज अगर आपके पास केस एग्जिट है तो आपको कहेगा कि भाई सिस्टम एग्जिट, और आपके पास ये वैल्यू ट्रू कर देगा और ये लूप आपके पास जो ऊपर दिखाया है वो स्टॉप हो जाएगा और आपके पास काम खत्म। मीन्स आपने कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट नहीं की। लेकिन अगर यूज़र ने चॉइस में से इंटर किया 1 2 3, तो उसके बाद देखिए ये 2 काम हो रहे हैं। अब इन 2 लाइनों को समझे, तो इन 2 लाइनों को समझने से वो लास्ट टाइम जो मैंने आपको एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इनहेरिटेंस पॉलीमॉर्फिज्म में जो एग्जांपल दी थी ना, वो आपको अभी जाकर एक्चुअली में समझ आ जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या था? उसमें देखें ये था, यहाँ पे देखें ये करंट ट्रांजैक्शन जो है ये बेसिकली क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक वेरिएबल है लेकिन एक ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। अच्छा, किस क्लास का है? ट्रांजैक्शन क्लास का, ठीक है। तो जब मैं इस ऑब्जेक्ट को यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं कॉल कर रहा हूँ क्रिएट ट्रांजैक्शन को, ठीक है। क्रिएट ट्रांजैक्शन आपके पास लेट्स से ये फंक्शन कॉल हुआ और उसके फंक्शन को कॉल होने के बाद जो फंक्शन यहीं पर है, ठीक है, हाँ, वो जब यहाँ पे कॉल होगा इट्स मीन कॉल होने के बाद वो कुछ रिटर्न करेगा। वो रिटर्न करेगा तो वो कहाँ पर आएगा? करंट ट्रांजैक्शन में। अब आप ये चीज़ नोट करें यहाँ पर कि अब चूँकि ये जो वेरिएबल हमने यहाँ बनाया था करंट ट्रांजैक्शन का, उसकी टाइप एक क्लास थी, ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है, तो इट्स मीन कि यहाँ पर कोई वैल्यू जो रिटर्न होके आएगी वो कोई इंटीजर नहीं होगी, वो कोई स्ट्रिंग नहीं होगी, वो कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप नहीं होगी। क्या होगा? वो एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा। बात समझिए, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न होके आएगा। मैं जब यहाँ पे क्रिएट ट्रांजैक्शन को कॉल कर रहा हूँ और उसको ये चॉइस दे रहा हूँ, ठीक है, अब ये फंक्शन नीचे दिखाता हूँ, तो जो रिटर्न जब ये फंक्शन कॉल होगा तो वहाँ से जो रिटर्न होके जो चीज़ आएगी आपके पास, तो वो आपके पास कहाँ पे जाएगी? वो आपके पास इस करंट ट्रांजैक्शन में जाके सेव होगी, ठीक है। तो अब करंट ट्रांजैक्शन में कोई प्रिमिटिव डेटा टाइप की वैल्यू नहीं आएगी, एक ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट कौन सा आएगा? या तो विड्रॉ क्लास का आएगा, या तो बैलेंस इंक्वायरी क्लास का आएगा, या तो तीसरा जो था डिपॉजिट का आएगा। अच्छा, अब देखिए उसके बाद अगली लाइन को देखिए। अगली लाइन पे क्या हो रहा है? करंट ट्रांजैक्शन डॉट एग्जीक्यूट। अब एग्जीक्यूट कौन सा होगा? जिसका ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा, जिसका ऑब्जेक्ट को लेट से हम सेट करेंगे। अभी नीचे अभी इसका कोड बताता हूँ। तो ये करंट ट्रांजैक्शन डॉट एग्जीक्यूट का मतलब ये है, या तो इस करंट ट्रांजैक्शन में आपके पास जो ऑब्जेक्ट होगा वो विड्रॉ का होगा, या आपके पास डिपॉजिट का होगा, या दूसरी क्लास का होगा। तो मैं आपको ज़रा ट्रांजैक्शन क्लास बता देता हूँ। देखिए, ये ट्रांजैक्शन क्लास में आपके पास एक फंक्शन है, ये आपके पास एब्स्ट्रैक्ट क्लास है,
और इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन है एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन एग्जीक्यूट। देखिए एब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का आपको पता है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम पेरेंट क्लास में नहीं देते, जो क्लास भी इसको डिराइव करेगी वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन देगी। तो देखिए विड्रॉ की इम्प्लीमेंटेशन आपको यहाँ पर नज़र आ रही है, यहाँ पर नहीं, विड्रॉ ये एग्जीक्यूट, सही है। विड्रॉ का अपना एक प्रोसीजर है, वो यहाँ पर है, आप लोग ज़रा देख ले। इसी तरह डिपॉजिट है, और डिपॉजिट के अंदर का प्रोसेस जो है अपना है, ठीक है। तो वो आपके पास क्या हो रहा है, वो आपके पास यहाँ पर आपको ये एग्जीक्यूट नज़र आ रहा है यहाँ पर। तो इसी तरह बैलेंस इंक्वायरी का अपना है, ठीक है। तो अब ज़रा वापस इस क्लास में आते हैं और यहाँ से हम ज़रा इस क्रिएट ट्रांजैक्शन पे ज़रा जंप करते हैं, और इसको हमने अपनी चॉइस दे दी, और ये आपको क्या करेगा यहाँ पे ज़रा देखें, यहाँ पर आ गए हम इस फंक्शन पे। बस ये लास्ट फंक्शन है, और फिर इसको मैं एंड करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखिए ज़रा, और इसको ज़रा देखें, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल और बनाया, एक ऑब्जेक्ट और बनाया, किस क्लास का, ट्रांजैक्शन क्लास का। नाम क्या उसका, टेम्प, वैल्यू क्या है इसकी, नल, ठीक है। इसको भी स्विच किया, ठीक है, जो टाइप वहाँ से आई। और अब मैं ये कर रहा हूँ कि अगर जो केस था, अगर जो यूज़र की चॉइस थी बैलेंस इंक्वायरी थी, बैलेंस इंक्वायरी, तो क्या करो, टेम्प जो अभी एक ऑब्जेक्ट बनाया इज़ इक्वल टू न्यू बैलेंस इंक्वायरी। क्या मतलब इसका, ऑब्जेक्ट आपके पास कौन सा बना, बैलेंस इंक्वायरी का। वो वैल्यू कहाँ पे स्टोर हो रही है, ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ रहा है, टेम्प में। तो अभी टेम्प का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट कौन सा बना, बैलेंस। तो अभी टेम्प का मतलब है बैलेंस इंक्वायरी वाला ऑब्जेक्ट। उसके बाद दूसरा देखिए, टेम्प इज इक्वल टू न्यू विड्रॉल। तो अभी टेम्प का मतलब क्या है, विड्रॉल। तो अब इन केस में से कोई एक केस एग्जीक्यूट होगा एक वक्त पे, कोई एक केस एग्जीक्यूट होगा। जो भी केस एग्जीक्यूट होगा उसके बाद ब्रेक होगा, ब्रेक के लिए स्टेटमेंट चलेगी, और उसके बाद हम इसकी बॉडी से बाहर निकलेंगे। और इसकी बॉडी से जब हम बाहर निकलेंगे तो यहाँ पर आप देखो कि क्या कर रहे हैं, टेम्प को हम रिटर्न कर रहे हैं। टेम्प को रिटर्न कहाँ से कर रहे हैं, जहाँ से हमने कॉल किया था। कॉल कहाँ से किया था, ऊपर, कहाँ से कॉल किया था, मैं खुद भूल गया। ये देखिए क्रिएट ट्रांजैक्शन। तो यहाँ से जब वो रिटर्न करेगा, वो क्या रिटर्न करेगा, ऑब्जेक्ट। कौन सा, वो जो डिराइव क्लासेस में से किसी एक का। वो कहाँ पर स्टोर हो रहा है, करंट ट्रांजैक्शन में। और उसके बाद अगली स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट हो जा रही है, करंट ट्रांजैक्शन डॉट एग्जीक्यूट। तो अभी एग्जीक्यूट कौन सा कॉल होगा, जो ऑब्जेक्ट हमें रिटर्न हुआ, या विड्रॉ का होगा या डिपॉजिट होगा, डिराइव क्लास का, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये बताया कि आपके पास पेरेंट क्लास है एक, उसका ऑब्जेक्ट जस्ट आपने इसलिए बनाया ताकि उससे हम लेट्स से उसके किसी फंक्शन को कॉल करें, वहाँ पे ये लॉजिक डिफाइन किया हो कि अगर चॉइस 1 है तो इस डिराइव क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, ये है तो इसका डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट रिटर्न करो, जैसे ये काम किया था। एक्चुअली में ट्रांजैक्शन क्लास के ऑब्जेक्ट का कोई सेंस नहीं बनता, वो जो सेंस बनता है वो हमारे पास डिराइव क्लास के ऑब्जेक्ट का बनता है। ये ट्रांजैक्शन चीज़ आप ही एग्जीक्यूट होगी, और फिर इसके बाद आपका ये काम है। बाकी कोड इंशाल्लाह, कोड में आपको कोई मसला नहीं होगा, आप जाएं इन सब क्लासेस को एक बार देख लें, उसके अंदर वो सारी कहानी लिखी है। मेन आइडिया आपको जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो रही है, जहाँ पे एंड हो रही है, वो मैंने आपको समझा दिया। इसको आप ज़रा एक बार देख लें, सिंपल है, ठीक है। इससे आपको, आपने इससे पहले कंसेप्ट नहीं देखे, सिर्फ इस कोड को भी अच्छी तरीके से समझ जाए तो आपको जावा के अंदर जो बेसिक जितनी कोडिंग है ना, उसमें आपको पेपर के लिए इतना मसला नहीं होगा, ठीक है। तो पेपर में आपको मैंने कोई ऐसा सिनारियो नहीं देना कि इस तरीके का आपको कोड करना हो पूरी लॉजिक। ये काम पीएफ के और ऊप के होते हैं, ठीक है। मैं आपको जो काम दूंगा उसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इस तरह के डिज़ाइन से होगा। मैं आपसे कहूँगा कि भाई ये क्लासेस हैं, ये डिज़ाइन है, यहाँ पे कंपोजिशन यूज़ की है, ये कोड है, कोड भी साथ दे दूँगा, इसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको माइनर चेंजेस करके कि ये चेंजेस करके ऐसे करके वो आप आगे सीखोगे। अभी जो इसके बाद जो मंडे से जो चीज़ें हम पढ़ने जा रहे हैं ना, वो डिज़ाइन पैटर्न्स और डिज़ाइन प्रिंसिपल्स है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आप जो आगे जो 3 वीक्स हमारे रहते हैं, ठीक है, वीक 14, वीक 15, 16 जी, क्या जी, अच्छा 5 मिनट आ गया, ठीक है।
अच्छा सॉरी, अच्छा यहाँ पर ये है कि जो वीक 14, 15 एंड 16 है उसमें जो चीज़ें हम स्टडी करेंगे ना उसका ताल्लुक आपका डिज़ाइन एंड कोड के साथ होगा, और हम नेक्स्ट 3 वीक्स में सिर्फ और सिर्फ ये सीखेंगे कि कैसे हम हमारे कोड को इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे हम हमारे लो लेवल डिज़ाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एक एग्जांपल मैं उसकी आपको अभी दे देता हूँ, आपके पेपर की क्वेश्चन नंबर 3, और फिर ख़त्म करते हैं, ठीक है। पेपर में मैंने आपसे ये पूछा था कि जस्ट 5 मिनट्स, ठीक है। पेपर में मैंने आपसे ये पूछा था कि एग्रीगेशन इज़ बेटर देन कंपोजिशन, यही था ना? नहीं, हाँ वो inheritance हाँ, इनहेरिटेंस पे बात करते हैं ना। मैंने आपसे वो आपको स्टेटमेंट ऐसे लिखी थी कि अगर एग्रीगेशन और कंपोजिशन को कंपेयर करें तो एग्रीगेशन में हम कहते हैं कि लूज कपलिंग है, डिपेंडेंसी कम है। तो मैंने आपसे क्वेश्चन ये किया था कि अगर कंपोजिशन और इनहेरिटेंस को हम कंपेयर करें, दोनों से सेम काम हो सकते हैं, तो क्या एडवांटेजेस आपको नज़र आते हैं कंपोजिशन में जो कि इनहेरिटेंस में नहीं है, ठीक है। तो अभी तक जितनों ने आंसर लिखा वो नहीं, लेकिन इस क्वेश्चन पे मैं मार्किंग लीनियंट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा सोचने वाला और ट्रिकी क्वेश्चन था, तो इस पे मैं मार्किंग लीनियंट कर रहा हूँ। मीन्स किसी ने कुछ नहीं लिखा वो तो अलग बात है, लेकिन किसी ने थोड़ा सा अगर कुछ कोशिश की है तो मैंने उस पर मार्क्स दिए हैं, तो उस पे नहीं, पेपर में आपको दूंगा, उसके बाद फिर देखेंगे। अभी एक्चुअली मुझसे गलती भी हो सकती है, किसी को शायद कम दिया उस क्वेश्चन में, किसी को ज़्यादा, तो ये आप लोगों ने देखना है और फिर बताना है, उसको फिर मैं चेंज करूँगा। अच्छा, अब आप सिर्फ वो डिफरेंस देखें कि कैसे कौन सा बेटर है। देखें, एक एग्जांपल आपको मैं देता हूँ जो सुबह की क्लास में भी दी थी। लेट से हमारे पास एक क्लास है लिविंग थिंग्स की, ठीक है। इस क्लास से हम कहते हैं कि हमारे पास एक डिराइव क्लास हुई हॉर्स, एक एनिमल है, ठीक है, और दूसरी क्लास हमारे पास है कैट, वो भी एक एनिमल है, और तीसरी क्लास हमारे पास है डक। डक तो बर्ड हो गया ना, लेकिन लिविंग थिंग्स तो है ना, ठीक है। और इसी तरह फिश, ये 4 चीज़ें। अब ये रिलेशनशिप आपको ये बता रहा है कि कोई ऐसा जो कॉमन चीज़ें हैं, लेट से जो कॉमन फंक्शन एट्रीब्यूट्स, लेट से ब्रीथ, सभी ब्रीथ करते हैं ना लिविंग थिंग्स, ठीक है। तो ये फंक्शन आपके पास यहाँ पर होगा, सब में ये आ रहा है, ऐसा ही है ना। इसी तरह ईट का एक फंक्शन लेट से होगा, वो भी सब में कॉमन है, लेकिन कुछ फीचर्स ऐसे हैं जो इसमें क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। लेट से हाँ, डक जो है वो डक कैन फ्लाई, ठीक है, बाकी कैन नॉट फ्लाई। तो ये अब ये एडिशनल चेंजेस हैं, एडिशनल फीचर्स हैं। अब होता क्या है, इस तरह की जब आपके पास डिज़ाइन होना इनहेरिटेंस में, तो अगर इस तरह का फीचर आए, हमें एक नया फीचर ऐड करना हो फ्लाई का, तो अब हम क्या करेंगे, हमने एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई हुई है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में क्या होता है, आपके पास आपने जितनी डिराइव क्लासेस है उसको उसकी इम्प्लीमेंटेशन देनी होती है, ऐसा है कि नहीं? सब एग्री करते हैं ना कि एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाई, ये लिविंग थिंग्स की आपके पास एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ठीक है, और इसके अंदर आपके पास एक फंक्शन, अगर मैं कहता हूँ फ्लाई, तो अगर ये फंक्शन मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ तो जितनी डिराइव क्लासेस है सबको इम्प्लीमेंटेशन देनी होगी कि नहीं, ठीक है। डक वाली क्लास इम्प्लीमेंटेशन दे देगी, कैट, हॉर्स, फिश वाली कैसे देगी। यहाँ पे मसला क्या होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो फिर हमें डिज़ाइन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। अब यहाँ पे एक सोल्यूशन ये है, क्या चीज़, एक मिनट, अच्छा, अब ऐसा भी हो सकता है कि फ्लाई ऐसी आपके पास कैटेगरीज हो कि 2 फ्लाई कर सके, 2 ना कर सके, तो फिर आप लेट से आप वर्स्ट केस सोचो, 20 क्लासेस हो, 10 पे तो 10 जगह पे आप जाके चेंजेस करोगे। फिर इनहेरिटेंस का फ़ायदा क्या हुआ कि हम जब कहते हैं कि हर जगह अलग से चेंजेस करें, फिर इनहेरिटेंस का यूज़ ना हो ना, वो जो रीयूजेबिलिटी है वो तो चलेगी ना। तो अब हम करते हैं क्या, लेट से एक तरीका ये है कि हमें इस डिज़ाइन का स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल ही बुरी चीज़ समझी जाता है कि एक चीज़ डिज़ाइन ऑलरेडी आपके पास बना हो और आप उसमें चेंजेस करें, तो चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन उससे आपको क्या हो सकता है, चांसेस ज़्यादा है प्रॉब्लम आने की, ठीक है। क्या पता आप गलती कर लो तो जो चीज़ पहले सही काम कर रही थी उसमें प्रॉब्लम आ जाए। तो आप ये करोगे बेसिकली, लेट से 2 सब क्लासेस बनाई, एक आपके पास ये पे आपके पास लेट से एनिमल हो की क्लास होगी, एक आपके पास बर्ड की क्लास होगी। आपने ये किया और यहाँ पर आपने इसको फर्दर डिराइव किया, एनिमल में वो 2 आ गए
और बर्ड में 2 आ गए। तो अब देखें यहाँ पे हमने पूरा डिज़ाइन क्या किया, चेंज किया, कंपोज नहीं किया, अभी इनहेरिटेंस यूज़ की। तो ये अप्रोच भी ठीक है, लेकिन इसको रिकमेंड नहीं किया जाता। इस तरह की चेंजेस में हम कोई गलती कर लें तो जो काम पहले बिल्कुल ठीक चल रहा था वो भी ठीक ना चल रहा हो। अल्टरनेटिव क्या है? अल्टरनेटिव इसका ये है कि आप कंपोजिशन यूज़ करें। हो भी जाओ। अल्टरनेटिव इसका क्या है कि आप क्या यूज़ करें? कंपोजिशन। देखिए कंपोजिशन आपका काम कैसे आसान करेगा, कंपोजिशन या एसोसिएशन, वही आपका काम ऐसे आसान करेगा कि लेट से मेरे पास जो डिफरेंट बिहेवियर था फ्लाई का, वो आपके पास एक क्लास मैंने बना दी फ्लाई के नाम से और उसके अंदर वो फंक्शन डाल दिया। इसी तरह दूसरा बिहेवियर कौन सा था? स्विम का, वो मैंने यहाँ पर डाल के रख दिया। अब आपके पास क्लासेस कौन कौन सी है? हॉर्स और कौन सा है? डॉग और नहीं, जो फिश और डक। अच्छा, और अब देखिए एक और क्लास भी बना देते हैं, ईट। अब हॉर्स ईट करता है, ठीक है, वो इस क्लास से कंपोज हो जाएगा। फिश जो है वो ईट करती है, वो इस क्लास से भी कंपोज हो जाएगी। फिश फ्लाई करती है, इस क्लास से भी कंपोज हो जाएगी। और फिश जो है वो स्विंग, सॉरी फिश डक यहाँ पे ले, डक चले, डक, सॉरी डक जो है वो फ्लाई करती है, वो इस क्लास से कंपोज हो जाएगी। और डक जो है आपके पास स्विम करती है, तो वो इस क्लास से भी कंपोज हो जाएगी। ठीक है, मतलब बात समझ गए ना? बात आपको समझ गए। कहने का मतलब ये है कि जो फीचर्स उसके हैं उन क्लास से उसको कंपोज कर दोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे होता क्या है बेसिकली? देखिए इससे एडवांटेज ये कि लेट्स से कोई नया फीचर आया और वो सब में कॉमन नहीं है, ठीक है, तो आप इजीली एक नया फीचर ऐड करो और जिसको वो फंक्शनैलिटी लेट्स से चाहिए वो खुद को उसके साथ एसोसिएट कर देगा। इनहेरिटेंस में ये मसला आता है, इनहेरिटेंस में इस तरह की चेंजेस करना पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह के सिनारियो में हम कंपोजिशन को प्रेफर करते हैं इनहेरिटेंस के ऊपर। इसको लिखिए क्या कैसे? करती है? क्या चीज़? फिश फ्लाई करती है। गूगल से। और प्लस सर इसके वो विंग्स भी तो होते हैं। ये आपको, हाँ, ये आपको एक समझाने के लिए, लेकिन आप मेरा जो मैं समझाना चाह रहा हूँ वो बात तो समझ गए ना कि कैसे हम डिज़ाइन आपका फ्लेक्सिबल हो गया। इनहेरिटेंस ये कि पॉजिटिव लिंकेज होती है ना, तो हम हाँ, एक पूरा देखिए। फ्लो बन रहा होता है, उसको जोड़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास से होते हुए आ रहा होता है, देखिए। कॉम्बिनेशन में एब्स्ट्रैक्ट क्लास होती नहीं है। जब आप 100% श्योर हो या क्रिस्टल क्लियर आपको चीज़ें क्लियर हैं कि भाई ये जो मेरा डिज़ाइन है ना, इसमें चेंजेस लाने से इस हायरार्की को तोड़ा नहीं जाएगा, फिर तो इनहेरिटेंस ठीक है। लेकिन जहाँ पे आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए कि यू आर नॉट श्योर कि नया फीचर जो मैं ऐड करूँगा क्या पता वो सब में कॉमन ना हो, मतलब ऐसा फीचर जो सब में कॉमन ना हो किसी 2 में, तो इस तरह के केस में फिर हम कंपोजिशन को यूज़ करते हैं। कंपोजिशन या सिंपल एसोसिएशन आप उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।